पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के फाउंडर थे। और तुगलक वंश की बात करेंगे, सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया, 1320 से लेके, ठीक है, 1414 तक, ठीक है। कहीं कहीं पे 1413 भी मिलेगा, लेकिन मुख्यतः 1414 तक दिल्ली प्रशासन पे, दिल्ली सल्तनत पे रूल करने वाला वंश जो था तुगलक वंश था। इस वंश का फाउंडर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे तुगलक वंश के संस्थापक? तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो तुगलक वंश के क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। ये तुर्क था, ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी तुर्क था, तुर्क की करोना जनजाति से संबंधित था, तुगलक वंश का संस्थापक भी था, ठीक है। अगर पूछेगा नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। लेकिन नहरों का एक जाल सा बिछ गया किसके शासनकाल में, तो फिरोज शाह के, तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों का जाल सा बिछ गया। लेकिन दिल्ली सल्तनत का कौन शासक जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। तुगलकाबाद किला की बात करेंगे, दिल्ली में है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। और अमीर खुसरो का तुगलकनामा अन्य तुगलक शासकों के साथ गयासुद्दीन तुगलक की भी जीवनी है, ठीक है। तो तुगलकनामा किसका है, तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो का, ठीक है। हालांकि अमीर खुसरो की बात करेंगे तो अमीर खुसरो को सबसे पहला राजकीय प्रश्रय किसके शासनकाल में मिलना शुरू हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। तो फिर गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। 7 या 8 सुल्तानों का, कहीं कहीं पे 7 या कहीं कहीं पे 8 सुल्तानों के साथ उसके संबंध रहे थे, ठीक है। तो तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे? कहाँ? आमिर खुसरो टोटल 11 दिल्ली सुल्तान के वक्त में थे, टोटल 11। मतलब 11 का वो जीवन काल है, मैं 8 ही पढ़ा था कहीं पे, ठीक है। देख लीजिएगा इसका क्या है, मैं 8 देखा हूँ कई जगह 11 टेंशन लेते हुए, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। खुसरो का बात करेंगे, पुस्तक का नाम क्या है, तो तुगलकनामा क्या है, खुसरो की पुस्तक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं दिल्ली पे शासन करते हैं, दिल्ली सल्तनत पे। गयासुद्दीन तुगलक का किस एक सूफी संत के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, तो निजामुद्दीन औलिया के साथ। किसके साथ संबंध इनके अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन, ठीक है, औलिया के साथ की बात करेंगे तो इनके संबंध क्या थे, अच्छे नहीं थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली का मतलब क्या कहते हैं, दिल्ली का संत था, सूफी संत था, जिसका संबंध की बात करेंगे, ठीक है। किनके साथ अच्छे नहीं थे, तो गयासुद्दीन तुगलक के साथ अच्छे नहीं थे। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय करके जब लौट रहा था, तो उसने क्या नाम है इसका, निजामुद्दीन औलिया को मेरे पहुंचने से पहले दिल्ली खाली करने का आदेश दिया था। मेरे पहुंचने से पहले तुम दिल्ली खाली कर दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूर दिल्ली दुरस्त अस्ती। और दिल्ली के सीमा में प्रवेश करने से पहले ही, ठीक है, जौना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई जो लकड़ी का जो महल जो था, इनके स्वागत के लिए बनाई गई थी, ताकि बंगाल विजय से जीता हुआ क्षेत्र जो था उसके लिए उनका स्वागत सत्कार किया जाए। लेकिन लकड़ी का जो महल जो था गिर जाता है, गिर के दबने की वजह से क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जो शासक बनेगा तुगलक वंश का, वो कौन बनेगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका शासन का दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष, ठीक है। मतलब अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में होता है, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र किसके शासनकाल में हो गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ, ठीक है। और पतन की शुरुआत दोनों को दर्शाता, मतलब एक समय चरमोत्कर्ष पे था, अपेक्स पे था, चोटी पे था, और फिर मतलब क्या होता है, डाउनफुल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी के शासनकाल मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने चीन में, ठीक है, उसके, ठीक है, राजदूत के रूप में गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बताना है मोरक्को से ये आया कब था, कब आया था, ये कब आया था, 1300 कब, ये जो मोरक्को का जो यात्री जो था इब्न बतूता, इसके दिल्ली सल्तनत में कब आया था, 1333, 34, 35, 36, 1333 है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको कहाँ पे राजदूत बना के भेजा गया था, तो आई थिंक 1342 के आसपास इनको राजदूत बना के चीन भेजा गया था, ठीक है। इसने एक नया विभाग बनाया जिसका नाम था अमीर ए कोही। क्या नाम था, अमीर ए कोही की स्थापना की, दीवाने अमीर कोही, जो कि मतलब क्या था, तो कृषि को बढ़ावा देने वाला एक विभाग था, ठीक है। और इसने ऋण, जिसे इसने कृषि के क्षेत्र में एक नया ऋण देने का प्रचलन किया, इसको क्या बोलते, तकावी ऋण, ठीक है। क्या होता था, तकावी ऋण होता था, जिसमें ये तकावी ऋण मतलब क्या होता था, खेती करने के लिए पहले ही मतलब क्या होता था, राशि उपलब्ध कराई जाती थी, ताकि बेहतर फसल के लिए लोग प्रेरित हो सके, ठीक है। होली के त्योहार में भी पार्टिसिपेट किया था, हिंदुओं के त्योहार होली में पार्टिसिपेट करने वाला ये पहला मुसलमान भी था, ठीक, पहला सुल्तान भी था, सॉरी, ठीक है। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में 1336 में कराधान बढ़ाया और उपकर बढ़ाया, 50% कर दिया गया था। लेकिन गंगा यमुना दोआब में उस साल मतलब क्या फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से विद्रोह हो गया, इनको अपना क्या पड़ा, ये जो निर्णय जो था इनको वापस लेना पड़ा, ठीक है।
दक्षिण भारत में बेहतर नियंत्रण के लिए सबसे पहले राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगढ़ ले गया, लेकिन ये बहुत ही मतलब विनाशकारी साबित होता है, फिर उनको वापस को फिर से दिल्ली लेकर आना पड़ता है। बरसों पुरानी बसी बसाई दिल्ली जो थी बहुत अधिक मतलब उजड़ गई थी ऐसा निर्णय लेने की वजह से, ठीक है। दक्षिण भारत में जो देवगिरी जो दौलताबाद ले गया तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या थी, राजधानी इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि रीजन क्या था, पानी का बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को अपने साथ साथ ले जाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले राजधानी को शिफ्ट किया जनता बाद में आई, नहीं, अपने साथ साथ पूरे जनता को ही ले गया, ठीक है। तो उससे बहुत सारी जनता का तो रास्ता में ही मतलब मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये एक बहुत खराब निर्णय था, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद एक और इसने किया, इसने टोकन मुद्रा की शुरुआत की, ठीक है। तो चीन का एक शासक था, चीन मंगोल का एक शासक था, इसका कुबलाई खान, ठीक है, उनसे इसने को प्रेरणा मिला था तब टोकन मुद्रा की शुरुआत करना, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, चांदी के जो टाका जो था ना उसको मतलब कांस्य के सिक्के के मूल्य के बराबर कर दिया, ठीक है। लेकिन जनता ने क्या किया, तो जनता ने क्या किया, घर में ही मतलब सिक्के ढालने शुरू कर दिए और बहुत सारा मतलब कांस्य के, ठीक है, डुप्लीकेट सिक्के मार्केट में आ गए, जिनकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो इस निर्णय को भी मतलब वापस लेना पड़ा, ठीक है। आप चले खुरासान अभियान, खुरासान एक कारीचल अभियान की बात करेंगे तो ये भी मतलब 1329 में प्रस्ताव रखा, जिसमें अपने सारे सैनिकों को 3 लाख सैनिकों की एक सेना तैयार की और 1 साल का मतलब क्या किया, सबको मतलब पहले ही मतलब सैलरी दे दिया, ठीक है। क्यों था सैलरी क्यों दिया, क्योंकि खुरासान में क्या था, वहां पे किसी प्रकार की किंगशिप की कमी थी, ठीक है। वहां पे प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा था, कोई मतलब उत्तराधिकारी नहीं था, जिसने सोचा जाके वहां पे क्या करेंगे, अधिकार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब ये पूरे सैनिक को तैयार करते 1 साल का सैलरी देते तब वहां पे स्टेबिलिटी आ जाती है, वहां पे सत्ता क्या होता है, सुदृढ़ हो जाता है, ठीक है। तो बाद में इनको मतलब त्याग देना पड़ा, ठीक है। 1351 में मतलब क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब वो सिंध के अभियान से मतलब क्या थे लौट रहे थे, ठट्ठा नामक स्थान पर मृत्यु होती है। कौन सा स्थान था, ठट्ठा नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1351 में, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में लिखता है, कौन लिखता है, बदायूं से राजा को अपने लोगों से और राजा को अपने लोगों से और वे अपने राजा से मुक्त हो गए, ठीक है। मतलब प्रजा जो थी राजा से परेशान था, राजा जो था प्रजा से परेशान था, ठीक है। तो इस पे इतिहासकार बदायूं ने क्या किया, टिप्पणी किया, ये भी आपको ध्यान में रखिए। इनको रक्त पिसाहू सन की सुल्तान भी इनको कहा जाता है, हालांकि सल्तनत काली सुल्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है। इसके द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया उसके पीछे कारण थे। अब कारण क्या था, इसने जो मतलब इसने जो टोकन मुद्रा की शुरुआत की, टोकन मुद्रा भले ही उस समय बिल्कुल भी खराब लगता है, लेकिन अभी भी जिस मुद्रा का आप प्रयोग करते हो वो भी एक प्रकार का टोकन मुद्रा है। टोकन मुद्रा में मुद्रा की वास्तविक कीमत नहीं होती, ठीक है। जैसे अभी जो 500 रुपया का यूज करो, क्या उसका वास्तविक कीमत कुछ नहीं, कागज का टुकड़ा है, ठीक है। लेकिन सरकार जब इस पे टेंडर अभी तक घोषित कर रखी है तो यूज हो रहा है, जब सरकार इसको बैक करेगी वापस करेगी तो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसने चांदी का कमी हो रहा था इसलिए बोला तो चलो चांदी की जगह पे कांस्य से रिप्लेस कर देते, लेकिन लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, लोग ज्यादा तेज निकले, इसलिए अभियान खराब हो गया। राजधानी परिवर्तन करना भी अगर देखा जाए तो एक दृष्टि से सही निर्णय था, उसने सेंटर को चुना था ताकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को मतलब किया किया जाए, कंट्रोल किया जा सके एक जगह से। लेकिन ये भी क्या होगा, फ्लॉप हो गया। दूसरी बात, जो हमेशा मंगोल आक्रमण वगैरह का डर लगा रहता, जो कि दिल्ली जो था सुरक्षित नहीं था और दक्षिण भारत जो था काफी ये जो देवगिरी जो था काफी अधिक सुरक्षित भी था। तो ये सब सोच के किया था, लेकिन ये प्रोग्राम भी क्या होगा, फ्लॉप हो गया। तकावी ऋण भी दिया था, या फिर मतलब दोआब क्षेत्र में कृषि का दोआब क्षेत्र में, ठीक है, इन्होंने ऋण वृद्धि की तो वो भी निर्णय कोई खराब नहीं था। दोआब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे फसल 99% चांस में खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि काफी उपज होता है, दो नदियों का बीच का भूमि होता है, कभी वहाँ पे क्या बोलते हैं फसल खराब हो ही नहीं सकती। लेकिन इनका दुर्भाग्य कहिए, जिस साल इन्होंने कर की वृद्धि की उसी साल वहां पे फसल खराब हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। तकाबीर इनकी शुरुआत की, ये भी बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन इनके जो प्रशासन जो थे उन्होंने क्या किया, लोगों को खराब बैल, खराब बीज, खराब फसल का सामान उपलब्ध करवाने लगे। मतलब घुसखोरी जो थी इनके प्रशासन में ठीक ठाक थी, ठीक है। लोग इनके जो ऑफिसर जो थे, इनके ब्यूरोक्रेट जो थे, करप्ट थे। तो शासक कितना भी अच्छा हो, अगर ब्यूरोक्रेट अगर सही नहीं होगा तो उस प्रशासन को सही ढंग से व्यवस्थित रूप से नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। अगला शासक जो बनते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि इनके पुत्र नहीं थे, क्या थे, तो इनके चचेरे भाई थे, कजन थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सैनिकों को नगर भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि गांव में भू राजस्व का आवंटन के रूप में दिया जाता था। इसने वकील ए दर की स्थापना की, जो दरबार की मर्यादा और आदर्श मिसाल के जिम्मेदार था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो ये क्या बोलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक से ठीक विपरीत शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उलेमा वगैरह की नहीं सुनता था, लेकिन सभी को प्रसन्न करके रखना चाहता था, ठीक है। उलेमा वगैरह की जो भी उलेमा जो थे उनकी बहुत अधिक
इग्नोर किया गया था, सबको इसने प्रसन्न किए क्योंकि विद्रोह का डर बन रहा था। ठीक है, इसने क्या किए, इसने लोक निर्माण विभाग बनाए, ठीक है, जिसको बोलते हैं पब्लिक वर्क्स, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो भी इसने बनाया। ठीक है, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे कई शहरों के निर्माण के हेतु मतलब इसने कार्य भी किए थे। ठीक है, 2 स्तंभ दिल्ली लेकर आया, मेरठ से लेकर आया, तो एक मतलब क्या किया, टोपरा से लेकर आया। ठीक है, इसको आप फिरोज शाह कोटला जो आप देखते हो, फिरोज शाह कोटला, उसका निर्माण का श्रेय भी इसे जाता, वहीं पे इसने क्या किया, रखवा दिया। ठीक है, ये क्या था, इसने अपने प्रशासन में घूसखोरी की बढ़ावा दी थी, मतलब पहला एक ऐसा शासक था जिसने अपने प्रशासन में घूसखोरी की बढ़ावा दी थी, मतलब लोगों को बोला गया ठीक है तुमको घूस लेना है तुम लो। ठीक है, घूसखोरी की बढ़ावा दी थी इसने। ठीक है, एक ऐसा शासक था जिसने बेरोजगारों के लिए भी सोचा, बेरोजगारों के लिए एक कार्यालय खोला था जिसमें बेरोजगारों को काम मिलती थी। किस प्रकार के काम मिलती थी, सारे जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो पढ़े लिखे नहीं भी लोग थे, उनके कार्य क्षमता के अनुसार से मतलब ये कार्य दिया करता था। इसके समय दीवानों की क्या बोलते हैं उसको यार, इसके समय में मतलब क्या, उसके गुलामों की संख्या बहुत अधिक अधिक हो गई थी, इसलिए गुलामों के लिए इसने एक विभाग बनाया, इसको बोलते थे दीवान ए बंदगान, जिसका काम ही था मतलब क्या था, गुलामों की मतलब क्या करना, देखभाल करना। ठीक है, इसके समय में क्या होता है, गुलामों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी और लगभग 1,80,000 जो थे गुलाम थे, जिनमें किस प्रकार के काम किए जाते थे, युद्ध जैसे काम, सैनिक के रूप में इनका प्रयोग होता था। ठीक है, गुलामों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब यूरोप वाला गुलाम से इनको जोड़े नहीं, क्योंकि यूरोप में गुलाम जो था उसके बहुत ही निम्न स्तर का काम करवाया, बहुत जुल्म होता था, लेकिन गुलामों की बहुत मौज से इनकी अलग सा विभाग था और इनकी इतनी मजबूत स्थिति थी, सब देखोगे दिल्ली सल्तनत के खिलाफ ही विद्रोह कर देते, तो गुलामों का विद्रोह भी था, इन्हीं के समय हुआ था। गरीबों के लिए काम किया था, लेकिन गरीबों के लिए मेनली मुसलमान प्रजा के लिए काम करने वाला यह शासक था। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक से उल्टा थी, इसने मंदिर भी तोड़वाए थे। ठीक है, आप हिमाचल प्रदेश का जो कौन सा मंदिर है, हिमाचल प्रदेश को कौन सा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ज्वाला मंदिर। मंदिर, हाँ ठीक है, उसको इसने लूटा भी था। ठीक है, हालांकि उसको तो बाद में लोधी ने भी लूटा था, लेकिन सबसे पहले इसी ने कोशिश किए थे। ठीक है, इसने क्या किया, गरीबों के लिए एक खैराती अस्पताल बनवाया था। ठीक है, जिसको दार उल सफा कहते थे, जो कि एक बार का खैराती अस्पताल था, मतलब मुफ्त में इसमें इलाज होता था। गरीब लड़कियां जो थी, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, इस्लाम मुस्लिम लड़कियां, और मेनली आप देखोगे इससे मतलब जो विधवा वगैरह थे उन सबकी सहायता के लिए, या फिर जो शहीद हो जाते थे जिनके पति, उन सब के लिए दीवान खैरात की स्थापना की, जहां पे उनको खैरात मिलता था। ठीक है, इसने क्या किया, 2 नए सिक्के चला, एक बीक चलाया और दूसरा चला अद्धा। तो अद्धा और बीक नामक 2 सिक्के चला, FST ने चलाया, फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। ठीक है, अद्धा जो था जीतल का 50% के बराबर था। ठीक है, और बीक की बात करेंगे तो जीतल के 25% के बराबर होता था। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो था जजिया को 2 कदम और आगे बढ़ाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसने क्या किया, ब्राह्मणों के ऊपर भी मतलब क्या किया, जजिया लगा दिया। ठीक है, ब्राह्मण जो थे उनके ऊपर भी मतलब क्या किया इसने, जजिया लगा दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसको भूमि राजस्व के साथ एकत्रित किया जाता था। इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए। ठीक है, बहुत सारे पहले के बहुत सारे कर थे, सारे कर को इसने समाप्त कर दिया और केवल 4 कर ही लगाया। ठीक है, एक कर लगाया खराज, जो कि क्या होता, भूमि के ऊपर कर था। एक होता था खम्स, खम्स जो था युद्ध के दौरान लूटी गई संपत्ति का 1/5 ही इसने लिया, मतलब कम कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की तरह 4/5 की मांग नहीं किया, इसने खम्स को मात्र 1/5 तक लगाया, जो कि युद्ध के दौरान लूटी गई संपत्ति होता था। जजिया जो था हिंदुओं पे लगाया गया धार्मिक कर था, एक प्रकार का। जकात की बात करेंगे, मुसलमानों पे लगाया गया धार्मिक कर था, जो कि मतलब संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। अगर 40वां हिस्सा अगर नहीं दे तो 2.5% दिया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2.5% भी नहीं दे तो 2.1/2% दिया होगा, कुछ भी हो लगा दीजिएगा। 40वां हिस्सा होता था, ध्यान में रखेंगे, जो कि जकात जो था किसके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर था। लेकिन जकात के साथ एक अच्छी बात क्या थी ना, इस टैक्स को वसूला जाता था और ये मुसलमानों के डेवलपमेंट के ऊपर भी खर्च किया जाता है। ठीक है, अभी भी इस प्रकार की कर लिया जाता है, जैसे मस्जिद वगैरह के निर्माण करने के लिए अभी भी मुसलमानों से उम्मीद की जाती है वो जकात दे। ठीक है, कुरान में है ऐसी बात है, जकात देने के लिए अभी भी उनको प्रेरित किया जाता है। ठीक है, और धन का संचयन इस्लाम में नहीं है। ठीक है, ध्यान में, इस्लाम में धन का संचयन नहीं है। इस्लाम में किसी प्रकार के आप जो क्या बोलते हैं, पैसा अगर आप उधार वगैरह लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह लेना मान्य नहीं होता। हालांकि धर्म की सहायता के लिए जकात की बात की तो 1/40 होता है, 2.5% होता है, या फिर ऐसे भी होगा। ठीक है, तो मुख्यतः किसके काम पे ऊपर होता था, तो मुस्लिम प्रजा के, उनके धर्म के कल्याण के हेतु जकात का प्रयोग होता है। ठीक है, बात करेंगे, इसने एक सिंचाई के ऊपर एक नया कर लगा दिया, जिसको बोलते हैं सब्र। सिंचाई का ऊपर एक नया कर लगाया, जो कि बोलते थे हक ए सब्र। क्या बोलते थे उसको, हक ए सब्र बोलते थे। ठीक है,
इसने सिंचाई की व्यवस्था तो की, लेकिन नहर के पानी सबको मुफ्त में थोड़ी ना देगा भाई, खर्चा हुआ है। तो बोला भाई पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा? जो कि उपज का 1/10 हिस्सा होता था, या फिर 10% कह सकते थे, वो आपको कर देना पड़ता था। ठीक है, इसने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, जिसको बोले फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की बात करेंगे, फतवा जहांदारी, और तारीख फिरोज शाही की बात करेंगे, जियाउद्दीन बर्नी। ये किताब कई बार पूछा है। ठीक है, तीनों किताब में से हो सकता है इस बार भी एक कोई किताब आपको दिख जाए। जब भी तुगलक से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न होते हैं। ठीक है, अगर किताब अगर पूछा जाएगा तो फतुहात फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही। फतवाए जहांदारी या तारीख फिरोज शाही की बात करेंगे। ठीक है, इससे तुगलक प्रशासन के संदर्भ में जानकारी मिलती है, तुगलक शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, देखिए फतुहात फिरोज शाही की बात करेंगे तो खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, जो कि फारसी में लिखी थी। ठीक है, फिरोज तुगलक पहला शासक थे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी करवाया था। ठीक है, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखिए जौनपुर शहर की स्थापना इसलिए की मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जौना खान था। ठीक है, तो जौना खान से क्या बनाया? ठीक है, ध्यान रखें, दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। ठीक है, ऐसा कम ही ऐसा देखने को मिलता है, सिर्फ पिता के बाद पुत्र शासक न बने, भाई शासक बन जाए। ठीक है, वो भी ये शासक बनना नहीं चाहता, तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये शासक बना था। राजकाज में इसकी कोई विशेष रुचि नहीं रही थी। ठीक है, ध्यान रखें, उसने दिल्ली में कोटला किला भी बनवाया था। ठीक है, मुसलमान हिसार प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। ठीक है, क्या? हिसार हिसार जो हरियाणा में है ना, उसका भी फाउंडर बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल, इसको। बहुत सारा शहर इसने बनवाए थे। ठीक है, ध्यान में, बहुत सारे छोटे छोटे शहर जो थे इसने बनवाए थे। अब क्या होता है दिल्ली सल्तनत में, सैयद वंश का शासन आपको देखने को मिलेगा। तो सैयद वंश को समझने से पहले आप 1398 का घटना याद कीजिए। ठीक है, क्या नाम था? 1398 किसका आक्रमण होता है? तैमूर का आक्रमण होता है। ठीक है, तैमूर का क्या होता है? आक्रमण होता है। ठीक है, इस समय जो शासक जो होता है, तैमूर के आक्रमण जो होता है 1398 में, शासक कौन होता है? नसरुद्दीन मुहम्मद, नस क्या लिखता है? नसरुद्दीन महमूद की बात करेंगे, इस समय शासक होता है 1398 में। महमूद। हाँ, तो 1398 में जब ये आक्रमण जो होता है तो दिल्ली सल्तनत को फिर से एक बार लूट कर चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये जब ये आक्रमण करता है तो इसकी मदद कौन करता है? खीज खान इसमें मदद करता है। ठीक है, तब जाना लगता है लूट के, तो खीज खान को दीपालपुर वगैरह का क्षेत्र का गवर्नर बनाकर चला जाता है। ठीक है, दीपालपुर था, मुल्तान था, लाहौर था। ठीक है, 3 जगह का गवर्नर तैमूर जो था इसको बना के चला जाता है। इतना तो देकर चला गया, खीज खान को भी लगता है भाई दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर हो चुका है, अब क्या करना चाहिए? दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करना चाहिए। 1414 में क्या करता है? दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करके अधिकार करता है और सैयद वंश की नींव रखता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद का जो शासनकाल की बात करेंगे, जो भी 2-3 तुगलक शासक थे काफी अधिक कमजोर थे। 1398 में मंगोल सरदार तैमूर ने क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आक्रमण ने उत्तरी भारत को पूरी तरीके से लूटा। भारत छोड़ते समय उसने खीज खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, अपने आप को कभी सुल्तान, ये स्वतंत्र सुल्तान घोषित नहीं करता, बाकी तैमूर के पुत्र वगैरह को हमेशा नजराना वगैरह पेश किया करता था बाद में भी। ठीक है, खीज खान ने 1414 में दिल्ली पर अधिकार किया और सैयद वंश की क्या किया? अधिकार मतलब नींव रखी। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों का शासनकाल कटेहर, बदायूं, इतावर अन्य क्षेत्रों में हुए विद्रोह के दबाने के प्रयासों के साथ जौनपुर में सरकी सुल्तानों के संघर्ष के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, 1421 में उसकी मृत्यु हो जाने, मुबारक शाह जिसने खलीफा की उपाधि भी इसने धारण की थी। पिता ने तो कभी खुद को स्वतंत्र शासक नहीं किया था, तैमूर के बिहाफ पे ही वो शासन करा, लेकिन अपने आप को मुबारक शाह ने स्वतंत्र घोषित किया था। मोहम्मद शाह की बात करेंगे, मोहम्मद शाह मुगल वाला नहीं है, दूसरा मोहम्मद शाह पे ध्यान रखिए। फिर अलाउद्दीन आलम शाह था, गद्दी संभाली, जो बहुत प्रभावशाली नेता नहीं थे। मतलब मुख्यतः प्रमुख नेता की बात करेंगे तो खीज खानी थे, इसीलिए इसका प्रशासन ज्यादा दिन तक नहीं चलता, मात्र 37 वर्षों तक ही चला। कब तक चला? 37 वर्षों तक। मुफत्तम मुबारक शाह के बाद ये सब तो कोई काम के नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सैयद लोग नुकीली टोपी कुल्हा पहनते, जिसे कुल्हा ए दरान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपने आप को सैयद खीज खान क्या कहते थे? क्या कहते थे इनको? ठीक है, रैयत आला कहते थे, या फिर और क्या था? कोई आला था ना, और हाँ, क्या बोलते रैयत थे? आला। रैयत आला। रैयत आला था, एक और भी कोई आला था, रैयत आला कहते थे। ठीक है, ध्यान रैयत रखेंगे, आला था। तो अपने आप को रैयत आला कहा करते थे और अपने रैयत का बहुत अधिक सम्मान भी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है। सैयद वंश का फाउंडर का नाम ध्यान रखिए।
कब स्थापित हुआ? 1414 से लेकर 1451 था। 37 वर्ष तक प्रशासन थी, ठीक है। किस प्रकार से बना था भाई? तैमूर 1398 में आक्रमण करता है, तो तैमूर लंग, एक पैर से लंगड़ा था वो, ठीक है, इसलिए उसको बोलते थे तैमूर लंग, ठीक है। काफी मतलब खतरनाक आक्रमणकारी था, ठीक है। मतलब कहते हैं ना तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था, तो ये भी तो, इसमें भी तो चंगेज खान जैसी दृष्टि थी, इसने भी काफी मारकाट मचाया था, ठीक है। और उसी के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जब तैमूर लंग जब यहाँ पे जाने लगा, तो सैयद वंश के जो संस्थापक जो खिलजी खान को कहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन में दीपालपुर जरूर होगा, मुल्तान और लाहौर हो चाहे ना हो, लेकिन दीपालपुर हमेशा रहता है, ठीक है। तो दीपालपुर और साथ में मुल्तान और लाहौर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, तो बताना, बताओ खिलजी खान के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ध्यान में रखिएगा 1421 में कौन बनता है? मुबारक शाह बनता है, ठीक है। खिलजी खान के शासनकाल 7 वर्षों तक रहेगा, 1414 से लेकर 1421 तक, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे, ठीक है। लास्ट वाला था ना आलम शाह, इसने ही लोधी के हाथ में दे दिया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। लोधी जब ये बहुत कमजोर हो जाता है ना, तो दिल्ली सल्तनत का जो वजीर जो होता है इसके आलम शाह के समय में, वो इसको आमंत्रित करते हैं, आइए दिल्ली की गद्दी को संभालिए, ठीक है। लोधी वंश का फाउंडर की बात करेंगे, कौन होगा? बहलोल लोधी होगा, ठीक है। उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर अपने नियंत्रण के लाने में सफल रहा, इसने जौनपुर राज्य पर भी कब्जा किया, ठीक है। मालवा सुल्तान के खिलाफ मोहम्मद शाह की सफलतापूर्वक मदद करने के लिए खान ए खानन की मतलब क्या की थी? उपाधि दी जाती थी, ठीक है। तो ये एक सैनिक थे, किनमें? तो ध्यान रखें किनके अधीन थे? ये सैयद वंश के अधीन ही मतलब काम करते थे, ठीक है। मोहम्मद शाह की मदद भी की थी, किसमें मदद की थी? तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है, मालवा सुल्तान के खिलाफ, ठीक है। आलम शाह के साथ भी काम किया था, ठीक है। आलम शाह जो था कोई काम का शासक नहीं था, तो वजीर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया था। आलम शाह वजीर नहीं, ठीक, दिल्ली का जो वजीर जो था, उसने बहलोल लोधी को दिल्ली सल्तनत पे अधिकार करने के लिए आमंत्रण किया था, ठीक है। इनके जो प्रमुख शासक की बात करेंगे तो सिकंदर लोधी, काफी महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोधी। प्रश्न भी पूछे जाते क्यों कि गजे सिकंदरी के लिए जाने जाते, जो कि माप की एक नई इकाई थे, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना की थी, कब की थी? 1504 में आगरा शहर की स्थापना, जो कि दिल्ली आगे चलकर मुगलों के धरोहर के रूप में काम करेगा, ठीक है, 1504 में, ठीक है। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया। ध्यान रखें 1506 में क्या किया? तो आगरा को इसको राजधानी बना दिया, ठीक है। बहलोल लोधी का पुत्र था, भारत में लोधी साम्राज्य के अधीन अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया। लोधी साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक इसी के समय में होता है, ठीक है। ये गुजरात के महमूद बेगरा और मेवाड़ के राणा संगा दोनों का मतलब क्या था? समकालीन था, ठीक है। यार इसने अनाज पर जो जकात को मतलब क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जकात किससे वसूला जाता था? हिंदू प्रजा से या फिर मुस्लिम प्रजा से वसूला जाता था? किससे वसूला जाता था जकात? ठीक है, किससे वसूला जाता था? हिंदू से या फिर मुस्लिम से? एक जजिया था, दूसरा क्या था? जकात था, ठीक है। यह मुसलमानों से वसूला जाता था, ठीक है, बहुत कम होता था। गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः आरोपण कर दिया इसने, ठीक है, ध्यान में रखना है। आगरा शहर की स्थापना की 1504 में, 1506 में राजधानी बना रहे, ठीक है। एक अच्छा कवि था, और क्या गुरुमुखी नाम से मतलब क्या करता था? कविता लिखा करता था, जो कि इसका उपनाम भी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, जो कि युद्ध भूमि में मारा गया, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था। इनके संबंध किससे अच्छे नहीं थे? राणा संगा से अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है। पंजाब का जो गवर्नर था उससे भी अच्छे संबंध नहीं थे, और इनसे चाचा भी इनके बारे में नाराज रहा करते थे, ठीक है। इसने लोधी वंश का अंतिम सुल्तान के रूप में कार्य किया। उत्तराधिकारी विवाद के कारण साम्राज्य का विभाजन हुआ, इससे केंद्रीय शक्ति क्या थी? कमजोर होगी, और आंतरिक संघर्ष हुआ। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी, जो कि इनसे अच्छा संबंध नहीं था, बाबर को इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकने के लिए आमंत्रित किया। कहते हैं इसे बाबर को आमंत्रण करने में पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी, ठीक है, राणा संगा दोनों का योगदान था, क्योंकि इब्राहिम लोधी और राणा संगा के बीच में एक लड़ाई हुआ था। लड़ाई का नाम क्या है जिसमें राणा संगा जीत गया था? कौन सा लड़ाई था जिसमें राणा संगा जी विजयी होते थे? क्या बोलते उस लड़ाई को? ठीक है, खानवा का नहीं, खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध था? खतौली का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा संगा के बीच में होता है। इब्राहिम लोधी और राणा संगा के बीच में बैटल ऑफ खतौली हुआ था, ठीक है। जब खतौली के युद्ध में जब इब्राहिम लोधी जब पराजित होता है, तो एक तरह से आप देखोगे तो एक होता है ना, मतलब एक तरह से बूस्ट नहीं मिलना होता, वो बाबर को मिला। बाबर को लगा कि जब लोधी इतना कमजोर है, से एक मतलब लोकल शासक थे, राणा संगा दिल्ली के शासक नहीं थे, ठीक है, बड़े शासक थे, लेकिन एक प्रांत के ही तो शासक थे। उससे एक दिल्ली का शासक का पराजित हो जाना, ये बात मतलब किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया? मतलब एक तरह से नैतिकता के रूप में काम किया, किसके लेकर? तो बाबर को लेकर से। अगर एक मामूली मतलब एक प्रांत के शासक जो है अगर इब्राहिम लोदी को पराजित कर सकता है, तो हम तो भाई पूरा
काबुल संभाल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर जाके पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिससे इब्राहिम लोदी हारा गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। लेकिन इब्राहिम लोदी के पीछे हारने का बहुत सारा और भी कारण थे, क्योंकि भाई साहब वहां पे एक तोप पद्धति का प्रयोग किया गया था, जो कि भारत में पहला बार था। इब्राहिम लोदी की सेना तो समझ ही नहीं पाई सब आग उगलने वाला चीज क्या है, ठीक है। उसके बाद सेना को सजाने के लिए सेना को सजाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों का मतलब प्रयोग हुआ, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उस्मानी तुर्क कहते हैं, उस्मानी विधि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो इन सारी तुगलमा चीजों युद्ध की वजह से तो गलवा युद्ध तुगलमा निधि था, बिल्कुल। तो बिल्कुल तो गलवा युद्ध निधि था। उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया गया था, जो कि ऑटोमन एम्पायर में यूज हुआ था। ये दोनों के दोनों तोपची बुलाए गए थे। क्या नाम था तोपची का? मुस्तफा था। एक का नाम क्या था? तुर्क था। वो दोनों के दोनों तुर्क था। एक का नाम मुस्तफा था, एक का और भी कुछ नाम है, ठीक है। तो दोनों को बुलाया गया था। तोप का प्रयोग जो था मुख्यतः इब्राहिम लोदी के विपक्ष में रहा और बाबर के पक्ष में रहा, ठीक है। और युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। दिल्ली सुल्तान का पहला शासक था जो कि युद्ध में लड़ता हुआ क्या था, मारा गया, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के कुछ पहलू के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले एकता प्रणाली। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी एकता प्रणाली की शुरुआत? तो इल्तुतमिश ने। किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने इस प्रणाली की शुरुआत की थी, एकता प्रणाली की, ठीक है। एकता एक अरबी शब्द है और इस प्रणाली की शुरुआत फारस ईरान में हुई थी। अगर पूछेगा कहाँ पे हुई थी, तो ईरान में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका इस्तेमाल खिलाफत प्रशासन में वित्तीय कार्यों तथा नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भुगतान करने के तरीके के रूप में किया। होता क्या था इसमें? जैसे वाले राजा के पास क्या था, भाई राजा के पास जमीन तो बहुत है, जमीन की कोई कमी नहीं है। जो इक्तादार जो होते थे उनको जमीन मुहैया कराई जाती, इसलिए तुम जमीन ले लो, ठीक है। जमीन से जो राजस्व जो वसूलेगा उससे आप सैन्य खर्च करो, ठीक है। एक सेना तैयार करो, सेना अपने पास रखो, ठीक है। जमीन से जो राजस्व होगा उसको सेना के ऊपर खर्च करो, तुम्हारी जो जरूरत है वो भी पूरा करो। अब बाकी बचे हुए राजस्व को क्या करना था, राज्य प्रशासन में क्या करता था, ठीक है, इकट्ठा कर देता था, जमा करना होता था। उसको क्या बोलते थे, ठीक है, फवाजिल बोलते थे। क्या बोलते थे? फवाजिल। अरे फाजिल नहीं बोलते, फाजिल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा। क्या होता है फाजिल? नहीं बोलते, ये तो फाजिल हो गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फाजिल क्या होता है? जैसे मान लीजिए जैसे इक्तादार जो था उनको क्या मिलता था? जमीन मिलता था। जमीन कौन देता था? तो राज्य की तरफ से उनको जमीन मिलता था। अब मान लीजिए जमीन जब मिलता था, मान लीजिए जमीन से राजस्व आ रही 500 रुपया का आ रहा है, तो इनको बोला जाता था कि सेना तुमको रखना होगा, जब हमको आवश्यकता होगी तो राज्य को तुमको सेना देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब परमानेंट सेना दिल्ली सल्तनत में नहीं था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक परमानेंट सेना बनाई थी, सबके पास नहीं था, वो इक्तादार के ऊपर डिपेंड होते थे। तो सेना के ऊपर चलो 300 रुपया खर्च किया, 100 रुपया जो था इक्तादार ने अपने ऊपर खर्च किया, फाजिल कितना हो गया? 100 रुपया फाजिल हो गया। तो इनको क्या करना था ना, राज्य प्रशासन में जमा करना होता था, ठीक है। लेकिन ये जो इक्तादार जो था ना, अपने आप को बहुत अधिक तेज समझने लगे। ये फाजिल पैसा को दिल्ली सल्तनत के राजस्व में जमा ही नहीं करते थे। अगर शासक अगर बहुत अगर मजबूत है तो फाजिल को जमा करवा लेता था, लेकिन शासक अगर कमजोर हुआ तो नहीं करते थे। और शासक ज्यादातर इनको दबाव भी नहीं बनाते थे, क्योंकि हमेशा क्या चीज की धमकी देते रहते थे, से हम विद्रोह कर देंगे, ठीक है। इसी चीज को खत्म किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बोला हमको तुमसे सेना नहीं चाहिए, हम तुमसे भूमि छीनेंगे और जरूर छीनेंगे, ठीक है। भूमि को छीना और सारे भूमि को क्या किया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। मतलब राज्य का अधीन भूमि में सारे भूमि को बदल दिया। और बोला से ठीक है, हमको सेना हम खुद बनाएंगे। इसने एक परमानेंट बहुत बड़ी सेना खुद ही मतलब बनाई, ठीक है। तो शासक अपने कुलीनों को, उमरा को नगद के बजाय राजस्व असाइनमेंट देते थे, ठीक है। तो जो कुलीन जो होते थे, जो उमरा जो होते, उनको सेना के बजाय नगद नहीं दिया जाता, उनको क्या इक्ता दिया जाता था, ठीक है। असाइनी, जिसे मुक्ति और बलि के नाम से भी जाना जाता है, इन क्षेत्रों में राजस्व एकत्र करते थे। देखिए अब क्या किस प्रकार से करते थे, राजस्व एकत्र करने पे उनके खर्च सैनिक उनके द्वारा रखे जाने वाला होता था। मतलब वो जो सैनिक जो रखते थे, तो वहां से जो राजस्व को जो इकट्ठा करते थे, अपने सैनिकों के ऊपर भुगतान करते थे। अधिशेष जो होता था ना, उसको क्या करते थे, केंद्र में भेज देना पड़ता था। मतलब राजा को दे देना पड़ता था, सुल्तान को दे देना पड़ता था। अधिशेष को क्या बोलते थे? फवाजिल बोलते थे, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, अधिशेष को भेजते ही नहीं थे, ठीक है। इसी की वजह से मतलब दिक्कत होने लगा, ठीक है। ये पद की बात है, गैर वंशानुगत था, लेकिन आगे चल के उसको वंशानुगत बना दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जब मोहब्बत बिन तुगलक ने बहुत कांड किए थे, जब बहुत कांड किए थे, तो सारे के सारे ये लोग जो थे विद्रोही हो गए थे। प्लान कर चुके थे क्या करूंगा, तगड़ा विद्रोह करूंगा अगर अगला प्रशासक अगर ठीक नहीं आया तो, ठीक है। तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने इसको भांप लिया और सभी को खुश करने के लिए बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको वंशानुगत बना देते हैं। मतलब जिसके पास जो इक्तादार जो है, अगला इक्तादार उसका पुत्र ही होगा, उनसे इक्ता नहीं छीनी जाएगी। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबको प्रसन्न करते हुए क्या कर दिया, वंशानुगत बना दिया, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये लोग काफी अधिक नाखुश चल रहे थे, ठीक है।
ये राजस्व असाइनमेंट हस्तांतरीय थे, मतलब इसको एक से दूसरे को दिया जा सकता था, तबादला भी किया जा सकता। इक्ता धारक को प्रत्येक 3 या 4 साल के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरित भी किया जाता था। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख पद है, यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लुसेंट में भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब नायब या बली क्या होता था? सबसे प्रभावशाली पद था, व्यापक अधिकार के साथ सभी विभागों की देखरेख करता था। ठीक है, ये सारे मंत्रियों का प्रमुख होता था, इसको नायब बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये एक समय राजा के समकालीन एक तरह से पद हो गया था। ठीक है, अब नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, सॉरी नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन किसका था यार? बलबन के, हम बलबन, ये पद पे बलबन भी एक पद पे कार्य रहा था। ठीक है, हालांकि इस पद पे बनने वाला जो पहला जो था सर याकूत था सर। ठीक है, याकूत जो था इस पद पे बनने वाला पहला व्यक्ति था। बलबन भी इस पद पे रहा था, नायब के पद पे। एक विभाग था दीवाने बजीरत। दीवाने बजीरत की बात करेंगे तो वित्त विभाग हुआ करता था, ध्यान में रखेंगे। कौन सा विभाग था? दीवाने बजीरत की बात करें, वित्त विभाग था। दीवाने आरिज की बात करेंगे तो ये डिफेंस था। ठीक है, रक्षा मंत्री सैन्य मामलों को देख रेख करता था। आरिज मुवाली की बात करें, सैनिकों के भर्तियों के लिए क्या था? प्रमुख था। लेकिन दीवाने आरिज विभाग कब जाके सशक्त होता है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी इसको मतलब खुद ही मतलब लीड करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या करता है? खुद ही इसको लीड करना शुरू कर देता है। ठीक है, वह इसको खुद ही लीड करता है। दीवाने रिसालत की बात करेंगे तो मुख्य सदर के नेतृत्व में विभाग धार्मिक मामलों का देखरेख करता था, रिसालत। ठीक है, ध्यान में, रिसालत है कि रसालत है? रसालत विदेश है, रिसालत धार्मिक मामला है। काजी की बात करेंगे, न्यायिक विभाग का नेतृत्व करता था। दीवाने इंसा की बात के पत्र व्यवहार करता था। राजा का जो आदेश जो होता था, और जो प्रांत में जो सरकारें जो होती थी उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप को कम करने का काम करता था। राजा के आदेश को, ठीक है, क्या करता था? दूसरे अधिकारी के बीच में संचार को समझ, राजा क्या आदेश दे रहा है तो दूसरे अधिकारियों के बीच में उसको पहुंचाने का काम करता है, मतलब कम्युनिकेशन गैप को कम करता था। वकीलेदार की बात करेंगे तो एक तरह का दरबार का डिसिप्लिन बना रहे, मर्यादा बने रहे, उसका काम करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे, बरीद की बात करेंगे तो खुफिया और जासूस विभाग था। ठीक है, कारखाना की बात करेंगे तो रेशम, सोना, चांदी आदि के निर्मित विलासिता की वस्तु का उत्पादन करते थे और सुल्तान की जरूरतों को पूरा करता था। ठीक है, तो ये सबके सब प्रमुख विभाग है। इसमें से कुछ मिसिंग भी है, इसको लुसेंट से देख के आप लोग पूरा कर लीजिएगा। पूछा जाता है बार बार कौन सा डिपार्टमेंट बताओ। ठीक है, दिल्ली संघ के स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे तो क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले एकता जो था वहां पे कौन होते थे? मुफ्तीस होते थे। इक्तादार भी कहते हैं। ठीक है, इक्तेदार भी कहते हैं, जो कि राज्यपाल होता था प्रांत में। सिख जो था जिला था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उस सिकदार होता था। परगना की बात करें, ब्लॉक होता था, वहां पे आमिल होता था। आमिल एक प्रकार का अधिकारी था जो कि राजस्व को वसूल करता था। ठीक है, गांव की बात करेंगे तो गांव में कौन? मुकद्दम होते थे या फिर चौधरी होते, जो कि मुगल के समय भी था। हालांकि मुगल के समय में इनका काम बढ़ा दिया गया था। काम क्या था? तो लेखा जोखा, गांव का संपूर्ण जानकारी मुकद्दम के पास में होती थी। डेट टाइम की बात करेंगे तो मतलब सबसे पहले क्या? सबसे पहले साम्राज्य है। सबसे पहले क्या है? तो साम्राज्य है। साम्राज्य के बाद क्या होगा? राज्य, मतलब इक्ता राज्य था, उसके राज्य के नीचे जिला, जिसको हम लोग क्या बोलते? सिख बोलते थे। उसके नीचे क्या होता? ब्लॉक होता, जिसको परगना बोलते थे। और सबसे नीचे क्या होता था? गांव होती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में स्थानीय प्रशासन क्या होता था आपका? चलता था। ठीक है, अब जो प्रश्न आएगा भूमि का, तो एकता भूमि की क्या कहते हैं? जस्ट मैंने ऊपर बताया, या अधिकारियों को उनकी सेवाओं के भुगतान के बदले में एकता के रूप में प्रदान की जाती है। ठीक है, बदले में क्या फ्री में मिलती थी? नहीं, इनको उसके बदले में क्या देना पड़ता था? सेना का टुकड़ी रखना पड़ता था। और राजा को जब भी आवश्यकता हो तो उसको सेना की टुकड़ी से मदद करनी पड़ती थी। खालसा भूमि क्या होती थी? ये सरकारी भूमि थी। ठीक है, सीधे सुल्तान के द्वारा नियंत्रित होती थी। शाही दरबार और शाही घराने के खर्चों के लिए राजस्व मुख्य रूप से यहीं से प्राप्त होता था। तो खालसा भूमि सब सारे के सारे खालसी भूमि, पूरे राज्य की भूमि को खालसा भूमि परिवर्तित कर दी गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल। इनाम की भूमि क्या होती थी? धार्मिक नेताओं की संस्था को, मस्जिद को, ठीक है, किसी किसी उलेमाओं को इसको इनाम की भूमि दे जाते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इस भूमि पे क्या था? किसी भी प्रकार का कर नहीं था। ठीक है, इस भूमि पे उनका अधिकार भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे भी ये भूमि जो थी छीन ली थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विद्वानों को दीवाने दी जाने वाली भूमि थी। आगे चल के एक शब्द आएगा, इसको मदद ए मास कहते थे। क्या बोलते थे? मदद ए मास कहते थे, जो कि विद्वानों को दी जाने वाली भूमि थी। ठीक है, तो खालसा भूमि में सारे भूमि को परिवर्तित कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, अब आते एग्रीकल्चर के ऊपर बात करते हैं। तो खाद्य फसलें थे, नगदी फसल थे, सब्जियां थी, मसाले उगाए जाते थे। इस सब के बारे में इब्न बतूता ने अपने पुस्तक, किसमें, क्या नाम था इब्न बतूता का पुस्तक का नाम? रहला। रहला में उसने इन सारे के बारे में चर्चा की है। ठीक है,
रेशम उत्पादन भी यहाँ पे होता था, फसल चक्र थे, डबल क्रॉपिंग था, ठीक है। डबल क्रॉपिंग मतलब एक खेत में कई फसलों को मतलब उगाना। थ्री क्रॉप हार्वेस्टिंग भी होती थी, फसलों की ग्राफ्टिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रहट क्या था? रहट जो था एक प्रकार का सिंचाई के साधन में इसका प्रयोग होता था, ठीक है। और रहट को मैं कैसे बताऊं? चल जैसे क्या होता था, राहत व्यवस्था जो था ना, कुआं से पानी निकलता था, ठीक है। कुआं से पानी निकल कर एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता था, मतलब वो पाइप एक जगह से दूसरे जगह पे पानी के संचालन के राहत का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। मैं यूट्यूब पे दिखा दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ा देर में मैं आप यूट्यूब पे आपको दिखा दूंगा। तो राहत का प्रयोग किया जाता था कृत्रिम जल उठाने वाले उपकरणों के लिए। जैसे मान लीजिए जैसे ये कुआं है, ठीक है, ये कुआं है, ठीक है, कुआं से पानी निकला, ठीक है, कुआं से पानी निकला, यहाँ पे पानी आके चल गया, यहाँ से पाइप के माध्यम से पानी क्या होता है, विभिन्न जगहों पे क्या होता था, पहुंच जाता था, ठीक है। तो कृत्रिम रूप से जल निकालने की प्रणाली जो थी उसको राहट का प्रयोग करते थे, और मुख्यतः सिंचाई के लिए कुआं वगैरह का प्रयोग होता था, ठीक है। अब आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें, तबला और सितार जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का आविष्कार माना जाता है। भारत का तोता या फिर तूतीय हिंद के कहते हैं, ठीक। कवाली की बात है, कवाली का सृजन जो था ध्यान में रखेंगे किसके शासनकाल में हुआ था? इसी के शासनकाल में। तुगलकनामा में संकलित है, कश्मीर को धरती का स्वर भी बताया था, ठीक है। इस समय दिल्ली सल्तनत पे देखोगे, या फिर आगे चल के आप यहाँ पे देखोगे, क्या नाम है यहाँ पे, मुगल साम्राज्य में आप देखोगे तो फारसी भाषा जो थी, तो फारसी और प्लस हिंदी भाषा आपस में मिल गई, ठीक है। तो फारसी और हिंदी जब मिली तो एक नया भाषा का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं उर्दू भाषा, ठीक है। जो फारसी भाषा जब भारतीय कल्चर वाले बहुत सारे भाषाओं से मिली, तो लुपक्ति और मुहावरे जो थे जुड़ते गए और एक नया भाषा बन गया जिसको बोलते हैं उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा उस समय की सर्वसाधारण की भाषा थी। फारसी भाषा उसमें दरबार के उच्च लोग और इलाइट क्लास के लोगों के द्वारा बोला जाता था, ठीक है। तो उर्दू भाषा का नया जन्म होता है, ठीक है। और हिंदी की खरी बोली का प्रचलन की बात करेंगे तो अमीर खुसरो के ही इसका श्रेय जाता है, ठीक है। अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान कहते थे। तुर्क मुसलमान कहलाना उस समय सबको पसंद था, लेकिन अपने आप को इन्होंने नहीं कहा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से इनका एक तरह से देखेंगे इनका व्यक्तित्व शुरू होता है, जो कि दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे सुल्तानों के समय ये रहे थे, ठीक है। आप देखेंगे तुगलक वंश के जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, तो विजयनगर के फाउंडर की बात करेंगे तो हरियर बुक्का को कैद कर लिया था, ठीक है। दोनों का मतलब धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिया था। हालांकि बाद में क्या था, हरियर बुक्का इनके गुरु जो थे विद्यारायण, विद्यारायण से मिलते हैं और बाद में जाके फिर से इस्लाम से फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। संगम वंश विजयनगर पे सबसे पहला रूल करेगा। और संगम जो थे मतलब हरिहर बुक्का के पिता के नाम पे इन्होंने वंश बनाया। तो संगम है, सुलुभ है, तुलुभ है, अरबिडू है, ठीक है। तो संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरबिडू, ठीक है। तो चार वंश है विजयनगर साम्राज्य पे। तो चारों वंश के बारे में हम कल के क्लास में लोग देखेंगे, और यहाँ से विजयनगर साम्राज्य से भी प्रश्न आपके पूछे जाते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से सल्तनत काल खत्म किए, फिर हम संगम देखेंगे। संगम के बाद हम लोग मुगल के आसपास मतलब क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, हालांकि मुगल दे देना चाहिए, लेकिन मुगल कहा नहीं दिया हमको समझ में नहीं आया। विजयनगर के बाद पक्का मुगल दिया होगा। तो विजयनगर बहमनी दे दिया है, विजयनगर के बारे में दिया है। बहमनी के बाद मुगल दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, पहले सल्तनत खत्म करने के बाद मुगल आता है, मुगल के बाद विजयनगर आता है, विजयनगर के बाद बहमनी। क्योंकि 1333 में विजयनगर की स्थापना होती है जिसका, और 1347 में बहमनी की स्थापना होती है। अब विजयनगर साम्राज्य को भारत समझ लीजिए, तो बहमनी को पाकिस्तान समझ लीजिए, ठीक है। दोनों पड़ोसी थे। एक क्या था, एक के जो शासक जो थे, फाउंडर जो थे, इस मुसलमान थे, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानते थे, हसन गंगू नाम था। और एक का जो था हिंदू धर्म के बिहाफ पे बना था, ठीक है। दोनों में हमेशा क्या होती थी, लड़ाई होते रहती थी, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे दोनों खूब लड़ते थे, मतलब एक दो नहीं, इनके जितने शासक हुए ना सबके सब आपस में लड़े, ठीक है। इसलिए मैंने भारत पाकिस्तान बताया इसको, ठीक है। अब लड़ाई के बहुत सारे रीजन थे, दोआब को लेकर लड़ाई होती थी, ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थे। तो उसके बारे में कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हालांकि विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे और बहमनी साम्राज्य की अच्छी चीजों की बात करें तो इन्होंने हिंदुओं के ऊपर जजिया को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। रीजन क्या था, अगर जजिया अगर लगाते और बगल में क्या था कि हिंदू राजवंश स्थापित हुआ था, तो इनको सपोर्ट नहीं मिलता था। दोनों में अच्छी अच्छी चीजें क्या हुआ, विजयनगर वालों ने अपने सेना में मुसलमानों की खूब भर्ती की, और इन्होंने मतलब हिंदुओं का समर्थन लेने के लिए, ठीक है, बहमनियों वाले ने अपने सेना में खूब हिंदुओं की भर्ती की, ठीक है। तो मुसलमान का समर्थन लेना चाहता था, हिंदुओं का समर्थन लेना चाहता था। तो भले ही दोनों वंश आपस में लड़े, लेकिन यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के लिए एकता का समय भी माना जाता है, ठीक है। शासक तो आपस में लड़ते थे, लेकिन जनता के बीच में काफी अधिक मिलती देखी जाती है डेट टाइम में। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और तीन वंश यहाँ पे ध्यान रखिए, संगम था, सालुब था,
तुलुक था, अरबुदु था। एक चीज और इस वंश में था, इस वंश में ना राजा के बाद उसका पुत्र शासक नहीं बनता था, अगर भाई होता था तो भाई शासक बनता, जिससे किसे हरियर प्रथम शासक बना, उसके बाद बुक्का शासन बनता है, ठीक है। तो भाई को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है, चलिए।